नमस्कार दोस्तों, ज्ञान कुंज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि कांस्टेंट क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं और एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, यहाँ देखिए आपके स्क्रीन पे कांस्टेंट आर लिटरल्स। ठीक है, यहाँ कांस्टेंट कहा जाए या लिटरल्स कहा जाए, बात एक ही है। ठीक है, कांस्टेंट शब्द से एक आज तक को आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पे कोई फिक्स वैल्यू या नियत वैल्यू जो चेंजेबल नहीं है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, हम लोग फिजिक्स में कांस्टेंट पढ़ चुके होंगे। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो। लेकिन थोड़ा सा कांस्टेंट का यहाँ पे मतलब कुछ अलग हो जाता है सी के रेफरेंस में। तो आइए जानते हैं कांस्टेंट के बारे में। कह रहा है कांस्टेंट रिफर टू फिक्स वैल्यू दैट द प्रोग्राम में नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टू द प्रोग्राम। दीज वैल्यू are also called literals. There are three type of constant used in C language. ठीक है, C लैंग्वेज में तीन प्रकार के लिटरल्स या कांस्टेंट यूज होते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, तो या रन होता है तो उसके दौरान इसकी वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती है। ठीक है, जैसे में देखिए, पहला है न्यूमेरिकल और रियल कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। ये तीन प्रकार के कांस्टेंट हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, न्यूमेरिकल कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि वो समझिए कि आज से मतलब आप जितनी भी डिजिट पढ़े हुए हैं, ठीक है, सारे डिजिट को मिला दिया जाए तो न्यूमेरिकल कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, नंबर्स लाइन यानी कि संख्या रेखा पे, ठीक है, जितनी आपको नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, आप जितने नंबर संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो न्यूमेरिकल कांस्टेंट या रियल कांस्टेंट के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे न्यूमेरिकल कांस्टेंट को दो भागों में बांटा गया है, इंटीजर कांस्टेंट और फ्लोट कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ देखिए ऑल इंटीजर वैल्यू लाइक -1, 0, 1। ठीक है, इंटीजर के बारे में आप जानते होंगे। इंटीजर का मतलब ये होता है कि पूर्ण संख्याएं या जो जिसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट ना हो, ठीक है, चाहे वो माइनस हो या चाहे प्लस हो। ठीक है, वो सभी संख्याएं जो विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट हो, ठीक है, विदाउट दशमलव के मतलब हो, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, इंटीजर कांस्टेंट। ठीक है, जैसे मैं देखिए -1, 0, 1, इसके आगे मैं अगर 5 लिख दूं तो ये भी क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा इंटीजर कांस्टेंट। ठीक है, इसी तरह से फ्लोट कांस्टेंट में सारे फ्रैक्शनल वैल्यू आएंगे। ठीक है, वो चाहे माइनस होंगे चाहे प्लस होंगे। ठीक, तो देखिए 0 से नीचे और 0 से ऊपर इनफिनाइट तक, ठीक है, जो नंबर्स हैं और विथ फ्रैक्शनल हैं, ठीक है, जिसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट होते हैं तो उन्हें हम फ्लोट कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, जैसे में देख लीजिए -1.2 एंड यहाँ पे देखिए 0.00, 1.5। ठीक है, ये माइनस है, ये 0 है और ये प्लस है। ठीक है, ये मैं इसलिए लिखा हूं कि मतलब कि 0 से नीचे इनफिनाइट तक और 0 से ऊपर इनफिनाइट तक विथ फ्रैक्शनल पार्ट वाली वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे 1.5 ही लिखेंगे, हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। आप अगर देखा जाए तो हम लोग एक अगर 1 को लिखना हो तो 1 को हम ऐसे भी तो लिखते हैं, पॉइंट लगाकर 0, 0 इस टाइप से। ठीक है, या ऐसे। ठीक, तो अगर इस टाइप का कुछ लिखना हो तो हमें फ्लोट कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और सिर्फ विदाउट फ्रैक्शनल लिखना हो तो हमें इंटीजर कांस्टेंट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअली में हम यहाँ पे 0.0 नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ फ्लोट आ रहा है। यहाँ पे अगर 0.0 लिखने का मतलब है कि ये यहाँ पे जो है एक को क्या माना जाएगा, एक को इंटीजर पार्ट माना जाएगा और 0 को फ्रैक्शनल पार्ट, यानी कि 0 जो है दशमलव के बाद है। ठीक है, तो इंटीजर कांस्टेंट की ये खूबी है कि वो फ्रैक्शनल पार्ट को छोड़ देगा। अगर आप यहाँ पे 1.0 भी लिख देंगे तो एक्चुअली में आपको आउटपुट में 1 नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इसलिए इस यहाँ पे 1.0 लिखना और नहीं लिखना दोनों बराबर हो जाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 1.0 या फ्रैक्शनल पार्ट नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है और फ्लोट कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर के कांस्टेंट पे चलते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, कैरेक्टर कांस्टेंट का यहाँ डिफिनीशन है कि अ सिंगल कैरेक्टर व्हिच इज इनक्लोज विद इन सिंगल कोट्स। ठीक है, एक कैरेक्टर, इसके पहले हम लोग कैरेक्टर सेट जब पढ़ रहे थे तो 256 कैरेक्टर के बारे में पढ़े थे, जिसमें कुछ स्पेशल सिंबल्स आते थे, कुछ डिजिट आते थे और कुछ अल्फाबेट्स आते थे। ठीक है, तो उन 256 कैरेक्टर को मिला के, यानी उन्हीं में से, ठीक है, उन्हीं में से किसी एक कैरेक्टर को अगर सिंगल कोट्स के अंदर बंद कर दिया जाए तो क्या कहलाएगा, कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाएगा। देखिए जैसे कि स्मॉल ए है, ठीक है, जो कि सिंगल कोट्स के अंदर बंद है, फिर ये कैपिटल ए हुआ जो सिंगल कोट्स के अंदर बंद है, या एक स्पेशल सिंबल है भी सिंगल कोट्स के अंदर बंद है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिजिट है, एक्चुअली में अगर ये सिंगल कोट्स के अंदर नहीं बंद होता तो मैं इसे डिजिट कहता। ठीक है, और इस पर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता था, लेकिन इस डिजिट को सिंगल कोट्स के अंदर बंद होने के बाद इस पे यह अब डिजिट नहीं रह गई है। ठीक है, यह कैरेक्टर बन चुका है। अब कैरेक्टर पे आप जानते हैं कि किसी कैरेक्टर पे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जा सकता, यानी कि इसमें ना तो कुछ घटाया जा सकता है, ना जोड़ा जा सकता है, ना कोई भाग दिया जा सकता है, ना ही मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है, क्योंकि अब ये क्या बन चुका है, अब ये कैरेक्टर बन चुका है। ठीक है,
तो इस पे कंफ्यूजन हो गया कि यहाँ पे मतलब कि कैरेक्टर अलग है, डिजिट अलग हो गई है, ठीक है। हम अगर डिजिट को भी अगर सिंगल कोट्स के अंदर बंद कर देंगे तो कैरेक्टर कांस्टेंट ही बनेगा, वो कैरेक्टर बन जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल लेके आप हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर ऐसे आर लिख दूं अपर केस में, ठीक है, तो आप इसे क्या कहेंगे? अगर यह वेरिएबल नहीं है, राइट, यह आर है जो कि एक वेरिएबल नहीं है, तो सी के रेफरेंस में आर एक इनवैलिड चीज है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आर कुछ नहीं है, न तो यह कीवर्ड है और न ही वेरिएबल है, और कैरेक्टर कांस्टेंट भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे सिंगल कोट्स नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो आर क्या है, इस समय इनवैलिड है। अगर इसको कैरेक्टर कांस्टेंट बनाना है तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हमें सिंगल कोट्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, दोनों तरफ ऐसे। अब ये क्या हो गया, अब ये कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कुछ और लेता हूँ, 8 ले लेता हूँ यहाँ पे, तो इस समय 8 भी कुछ नहीं है, ठीक है। अगर ये किसी वेरिएबल में असाइन नहीं है, ठीक है, तो ये भी एक इनवैलिड ही है। तो इसको कैरेक्टर कांस्टेंट बनाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे सिंगल कोट्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कैरेक्टर कांस्टेंट समझ गए होंगे। चलिए स्ट्रिंग कांस्टेंट को समझते हैं, ठीक है। कह रहा है कि अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर विच इज इंक्लूड विद इन डबल कोट्स, ठीक है। बस ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, यानी कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर कब कहा जाएगा, जब एक कैरेक्टर से अधिक कैरेक्टर हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपली ऐसे लिख दूं y, ठीक है, तो इसे तो हम ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, हाँ, इसे हम ग्रुप ऑफ कैरेक्टर नहीं कर सकते। थोड़ा सा सिस्टम हमारा स्लो है, इसीलिए कुछ देर में काम कर रहा है। तो ये जो y है यह एक कैरेक्टर है, इसीलिए इसे तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर नहीं कहा जाएगा। अब इसके साथ कुछ कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि मैं r लिख देता, तो इसे ग्रुप ऑफ कैरेक्टर कहा जा सकता है, ठीक है। तो हाँ, तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर जो डबल कोट्स के अंदर बंद है, तो ठीक है, तो इसको हम लोग डबल कोट्स के अंदर बंद कर दे रहे हैं। तो डबल कोट्स के अंदर इसको बंद कर दिया जाए, ठीक है। तो अब देखिए ये सी के रेफरेंस में क्या है, ये सी के रेफरेंस में स्ट्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, अब स्ट्रिंग कांस्टेंट बन चुका है। इसी तरह से देख लीजिए राम है, पॉइंट 0 है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी एक कैरेक्टर हो गया और ये 0 भी एक कैरेक्टर हो गया, और देख लीजिए डबल कोट्स के अंदर बंद है, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट बन जाएगा। अब इसको आप 13 ना पढ़िएगा आगे वाले को, ठीक है, इस वाले को, ये 13 नहीं है, इसमें अगर 13 कर देंगे तो यह एक कैरेक्टर हो जाएगा, ऐसा बोध होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 कैरेक्टर है, पहला 1 है और दूसरा जो है 3 है, तो ये 2 कैरेक्टर हैं और डबल कोट्स के अंदर बंद है, इसीलिए अभी क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट है। और यहाँ देखिए ये स्पेशल कैरेक्टर हैं 2, हैश और @, ठीक है, तो ये भी कैरेक्टर कांस्टेंट है, राइट। अब कुछ हम लोग यहाँ टेस्ट कर लेते हैं, जैसे आप बताइएगा क्या यह कैरेक्टर कांस्टेंट है, तो आपका जवाब होना चाहिए ये कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है। और रीजन ये है कि यह ग्रुप ऑफ कैरेक्टर तो है, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर कहा जाएगा, पहला एच है दूसरा आई है, लेकिन यहाँ पे डबल कोट्स नहीं है, इसलिए क्या है, इनवैलिड है, ठीक है। इसको स्ट्रिंग कांस्टेंट बनाने के लिए डबल कोट्स लगाना पड़ेगा यहाँ पे दोनों तरफ, ठीक है। तो अब स्ट्रिंग कांस्टेंट हो गया, राइट। अगर इसको कैरेक्टर कांस्टेंट बनाना होता तो हमें यहाँ डबल कोट्स हटा के पहले की तरह जो सिंगल कोट्स थे उसको लगा देंगे और बस किसी एक कैरेक्टर को हटा देंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, कैरेक्टर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि परसेंटेज है, ये स्पेशल सिंबल है, अगर इसको मैं डबल कोट्स के अंदर बंद कर दूं तो आप इसको क्या कहेंगे, क्या यह कैरेक्टर कांस्टेंट है या न्यूमेरिकल कांस्टेंट है या स्ट्रिंग कांस्टेंट है, कमेंट करके बताइएगा। आपका जवाब होना चाहिए कि यह सी के रेफरेंस में कुछ भी नहीं है, और रीजन ये है कि यह डबल कोट्स के अंदर तो बंद है लेकिन ग्रुप ऑफ कैरेक्टर नहीं है, और यहाँ पे स्ट्रिंग कांस्टेंट का ये क्राइटेरिया है, डेफिनेशन है कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम इसको एज अ कैरेक्टर कांस्टेंट ट्रीट किया जाए तो उस कैरेक्टर कांस्टेंट की क्राइटेरिया पे भी ये खरा नहीं उतरता, ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर कांस्टेंट कहता है सिंगल कैरेक्टर होना चाहिए लेकिन सिंगल कोट्स के अंदर बंद होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डबल कोट्स है, ठीक है, तो ये भी क्या है, इनवैलिड है। तो आपको समझ में आया होगा कि कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है और स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, और न्यूमेरिकल कांस्टेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो आप एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ कि कैरेक्टर कांस्टेंट वो होते हैं, कोई एक कैरेक्टर जब सिंगल कोट्स के अंदर बंद हो तो उसे कैरेक्टर कांस्टेंट कहेंगे, और स्ट्रिंग कांस्टेंट वो होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, यानी एक से अधिक कैरेक्टर, एक से अधिक यानी 2 3 4 5 जैसे भी, ठीक है, इतने कैरेक्टर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर जब डबल कोट्स के अंदर बंद हो तो उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। चलिए, तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए तो आगे के टॉपिक पे चलते हैं, डेटा टाइप, ठीक है। चलिए डेटा टाइप देखते हैं क्या होता है। यहाँ कहा जा रहा है कि डेटा टाइप इन सी रिफर टू एन एक्सटेंसिव सिस्टम यूज फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल और फंक्शन
of different type. The type of variable determine how much space is occupied in storage and how the bit pattern is stored in interpreted. There are two type of data type used in C language, right? तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे दो प्रकार के डेटा टाइप यूज होते हैं, प्रिमिटिव आर इनबिल्ट डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, तो पहले डेटा टाइप के बारे में समझ लेते हैं, राइट? ठीक है, डेटा टाइप वो होता है जैसे कि कोई वैल्यू हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे समझा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ INT, राइट, INT नम, ठीक, और सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, तो INT क्या है? हम लोग जब कीवर्ड पढ़ रहे थे तो INT के बारे में थोड़ा पढ़े थे। यहाँ भी देखिए INT है। INT क्या है? INT एक कीवर्ड है, ठीक है, 32 कीवर्ड में से एक कीवर्ड है जो कि जिसको हम डेटा टाइप के अंतर्गत रखते हैं या डेटा टाइप कहते हैं। ठीक है, तो INT का मतलब होता है इंटीजर। ठीक है, तो देखिए नम क्या है? एक वेरिएबल है यहाँ पे, राइट? नम क्या है? एक वेरिएबल है जो कि कुछ भी, मतलब कि हम जब हम लोग वेरिएबल पढ़ रहे थे तो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाता है इसके बारे में हम लोग पीछे वीडियो देख चुके हैं, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो नम एक वेरिएबल है और INT एक डेटा टाइप है। तो INT का मतलब होता है इंटीजर, और नम के जब पहले INT लगा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि नम का जो प्रकार है, क्या है? नम का प्रकार, यानी नम में जो वैल्यू रखी जाएगी वो किस प्रकार की रखी जाएगी। ठीक है, यानी नम में हम इंटीजर प्रकार की ही वैल्यू रख सकते हैं। कहने का मतलब ये है, इस लाइन का मतलब यही हुआ कि हम जो नम नाम का वेरिएबल बनाए हैं उसमें किस प्रकार की वैल्यू रखी जाएगी। तो वो बता कौन रहा है? INT बता रहा है कि भाई नम में जो है इंटीजर प्रकार की वैल्यू रखी जाएगी। ठीक है, यह कीवर्ड है जो डेनिस रिची जी इसको बना चुके हैं और हम लोग यूज करते हैं, INT। ठीक है, तो डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप यही INT डेटा टाइप है जो कि नम को ये बता रहा है कि नम में कौन सी वैल्यू रखी जाएगी। समझ में आया? तो डेटा टाइप सिर्फ यही बताता है कि जब कोई हम वेरिएबल या फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो फंक्शन या वेरिएबल का प्रकार क्या होगा। ठीक है, तो जब हम प्रकार की बात कर रहे हैं, टाइप की बात कर रहे हैं, तो यानी इंटीजर टाइप होगा या फ्लोट टाइप होगा, कैरेक्टर टाइप होगा या लॉन्ग टाइप होगा। अगर यहीं पे हम इसको कह दें कि हमको इस वेरिएबल को फ्लोट टाइप बनाना है तो बस इसके पहले हम लोग क्या लगा देंगे? फ्लोट। अब ये बताइए कि अब इस नम में कौन सी वैल्यू रखी जाएगी। इसके पहले हम लोग न्यूमेरिकल कांस्टेंट पढ़े थे तो हम लोग फ्लोट और इंटीजर के बारे में बात किए थे। ठीक है, तो अब फ्लोट प्रकार का मतलब ये हुआ कि अब इस नम में फ्लोट प्रकार की वैल्यू रखी जाएगी। ठीक है, अब फ्लोट का मतलब समझ चुके हैं इसके पहले वाली वीडियो, मतलब कि इसके जस्ट पहले ही हम बताए हैं कि फ्लोट का मतलब होता है विथ फ्रैक्शनल पार्ट, यानी कि हम इस नम में अब क्या रख पाएंगे? हम अब इसमें 2.5 रख सकते हैं। ठीक है, या 2.00 रख सकते हैं, यानी कुछ भी 1 कुछ भी रख सकते हैं, 4, 3, 5, 2 एक्सेट्रा कुछ भी। ठीक है, पता है इतना तक हम पॉइंट में रख सकते हैं, ऐसे पॉइंट में रख सकते हैं अगर ये फ्लोट का है। अगर यही हमें यहाँ पे अगर मैं इंटीजर पहले की तरह कर दूं, INT, तो अब क्या, अब कैसी वैल्यू रखी जाएगी? तो अब बस फ्रैक्शनल पार्ट को हटा दीजिए। ठीक है, इंटीजर पार्ट को रहने दीजिए। ठीक, अब इस टाइप की वैल्यू रखी जाएगी। ठीक है, ट्रू यानी कोई भी इंटीजर पार्ट, इंटीजर वैल्यू रखी जाएगी। ठीक है, तो अब नम जो है, नम को अगर डिफाइन किया जाए या नम में किस प्रकार की वैल्यू रखी जाए कौन बताता है? तो डेटा टाइप बताता है। ठीक है, और डेटा टाइप आप जान ही गए हैं कि इस टाइप के जो फ्लोट है, INT है, कैर है, अगर यहाँ पे कैर लिख दिया जाए तो इसमें कैरेक्टर प्रकार की वैल्यू रखी जाएगी, जो अभी कैरेक्टर कांस्टेंट हम लोग पढ़े थे उसी प्रकार की। यहाँ कैर लिख दिया जाएगा तो यहाँ पास इन लोगों कोई भी कैरेक्टर लिखना होगा तो उसको हम सिर्फ क्या कर देंगे? सिंगल कोट्स के अंदर बंद कर देंगे तो कैरेक्टर कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा टाइप क्या होता है। ठीक है, डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप किसी वेरिएबल को के प्रकार को डिफाइन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दो प्रकार के डेटा टाइप यूज करते हैं सी में, प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है, और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब होता है, या देखिए यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि प्रिमिटिव आर इनबिल्ड। ठीक है, तो प्रिमिटिव या इनबिल्ड का मतलब होता है कि जो हमें सी लैंग्वेज के साथ मिलता है, यानी कि जो हमें डेटा टाइप सी लैंग्वेज जब इंस्टॉल करते हैं या टर्बो C++ इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ जो हमें पैकेज में या लाइब्रेरी में जो डेटा टाइप बनाया मिल जाते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रिमिटिव डेटा टाइप कहेंगे। ठीक है, और जो हमें नहीं मिलता है, जो हमें बनाना पड़ता है, यानी कि हम अपने हिसाब से बनाते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या बोलेंगे? नॉन प्रिमिटिव या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, जैसे कि ये जो INT, फ्लोट, कैर, लॉन्ग ये सब देख रहे हैं, ठीक है, तो क्या है? प्रिमिटिव डेटा टाइप है।
राइट, यानी कि पहले से बने बनाए रेडीमेड हैं, तैयार किए हुए। हम सिर्फ सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे कि एक होता है, मतलब कि कोई कपड़ा आपको सिलाना हो या खरीदना हो, तो दो दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, कि आप शॉपिंग मॉल में जाइए और रेडीमेड कपड़े खरीद लीजिए अपना। और दूसरा चॉइस ये होता है कि आप सिर्फ कपड़े मतलब खरीदिए, कपड़े की सीट खरीदिए और उसे अपने हिसाब से क्या करिए, सिलवाइए। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं INT फ्लोट का है, तो वो भी क्या है, रेडीमेड है कपड़े की तरह, जो कि तैयार है बिल्कुल। हम सिर्फ क्या करेंगे, इसका यूज कर लेंगे। और ये जो पॉइंटर है, ठीक है, पॉइंटर, एरे, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, यूनियन, एनम, स्ट्रक्चर, तो ये सब क्या है, यह नॉन प्रिमिटिव हैं। इसके मदद से हम लोग अपने हिसाब से डेटा टाइप बनाते हैं। ठीक है, और इस हम इसके लास्ट में, ठीक है, 2-3 वीडियो के बाद हम लोग ऐसा करेंगे, बनाएंगे। जब हमारा काम प्रिमिटिव डेटा टाइप से नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना खुद का डेटा टाइप बनाएंगे और उसका यूज करेंगे प्रोग्राम में। ठीक है, तो नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव डेटा टाइप में आप अंतर समझ गए होंगे। प्रिमिटिव डेटा टाइप का मतलब होता है जो रेडीमेड तैयार है, जिसका सिर्फ यूज करते हैं। और नॉन प्रिमिटिव का मतलब होता है जो हम लोग कुछ कीवर्ड की मदद से हम लोग जब अपना खुद का डेटा टाइप बनाते हैं और अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं, तो उसे बोलेंगे यूजर डिफाइन या नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, देखिए नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रिमिटिव और हाँ प्रिमिटिव डेटा टाइप है यहाँ पे। यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं कुछ, और इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसका क्या यूज है, ठीक है, और क्या इसकी लिमिटेशन है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइंड कैर, ठीक है, साइंड कैर और अनसाइंड कैर। ठीक है, हम साइंड कैर को सिर्फ कैर भी लिखते हैं यहाँ पे। अगर हम सिर्फ कैर लिखे हैं यहाँ पे देखिए, अगर मैं सिर्फ कैर लिखा हूँ या फ्लोट लिखा हूँ या INT लिखा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइंड ही है। ठीक है, हम साइंड को सिर्फ मतलब कि INT और सिर्फ फ्लोट या कैर लिख सकते हैं। ठीक है, उसको साइंड ना दिखाया जाए। राइट, जैसे कि हम +1 को अगर लिखना चाहें, जैसे हम लोग लिखते हैं ना +1, ठीक है, तो +1 ऐसे लिखा जाए, अथवा अगर हम सिर्फ क्या कर दें, सिर्फ 1 लिख दें, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट माना जाता है कि प्लस है। इसी प्रकार से सिर्फ अगर हम लोग INT फ्लोट कर लिख दिया जाए, तो माना जाता है कि उसके पहले क्या है, साइंड है। अगर अनसाइंड लिखना हो तो हमें अनसाइंड लिखना पड़ेगा उसको अनसाइंड बनाने के लिए। ठीक है, तो साइंड का क्या मतलब होता है, साइंड कैर का जो रेंज होता है, ठीक है, जो रेंज होता है -128 से +127 तक होता है। और ये जो मेमोरी पे साइज लेता है, ठीक है, वो 1 बाइट लेता है। और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %C। फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब ये होता है कि जैसे कि वैल्यू रखने वाला कोई पात्र, ठीक है, या वैल्यू निकालने वाला कोई पात्र। जैसे कि अगर आप किराने की दुकान पे जाते हैं, राइट, तो अगर आप कोई लिक्विड मांगते हैं या मान लीजिए ऑयल मांगते हैं, तो ऑयल निकालने का जो पात्र होता है, ठीक है, जिसे नापते भी हैं, जो पौआ बोलते हैं, ठीक है, तो वो पात्र देखिए, ऑयल निकालने का पात्र अलग होता है। और अगर दाल मांगते हैं तो दाल निकालने वाला पात्र अलग होता है, जो थोड़ा सा मतलब कि एल्युमिनियम का होता है, आप देखे होंगे, उसमें से निकाल के देते हैं। अब यहाँ देखिए, वो किराने की दुकान वाला ऐसा नहीं है कि जिस पात्र से तेल निकालता है उसी पात्र से दाल निकाल दे, या जिस जिस पात्र से दाल निकालता है उस पात्र से तेल निकाल दे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो बिल्कुल तेल निकालने वाला पात्र अलग है और दाल निकालने वाला पात्र अलग है। तो फिर बिल्कुल यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट चलता है कि अगर हमें किसी वेरिएबल में अगर हमें कैरेक्टर डालना होगा, ठीक है, क्या डालना होगा, कैरेक्टर डालना होगा, और उस वेरिएबल में से कैरेक्टर को निकालना होगा, तो हम जिस पात्र का यूज करते हैं डालने और निकालने के लिए, उसी को हम फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, जब फॉर्मेट स्पेसिफायर का नाम लूँ तो आप समझ जाइए कि कोई वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल का मतलब कंटेनर तो होता है, कोई कंटेनर है जिसमें से कोई वैल्यू, स्पेशल वैल्यू, ठीक है, कैरेक्टर के लिए बात अलग हो जाएगा, कैरेक्टर के लिए अलग होगा देखिए, और साइन के लिए अलग हो जाएगा। ठीक है, तो एक स्पेशल वैल्यू जिसके द्वारा निकाली जाती है या जिसके द्वारा रखी जाती है, उसी का नाम क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। और कैरेक्टर का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d, चाहे वो साइंड हो चाहे अनसाइंड हो। ठीक है, देखिए अनसाइंड और साइंड की रेंज, सॉरी, बाइट यानी साइज और फॉर्मेट स्पेसिफायर दोनों सेम है, लेकिन रेंज क्या हो गई है, चेंज हो गई है। ठीक है, यानी कि ये इसकी रेंज जो है -128 से +128 होता है, किसका, साइंड का, और अनसाइंड का होता है 0 से 255। अब 0 से 255 जोड़ लीजिए, इसमें से 256 कैरेक्टर ही आएंगे। ठीक है, और दोनों का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, %C, और मेमोरी पे जो साइज लेगा वो 1 बाइट का लेगा। इसी तरह से देखिए साइंड इंटीजर या साइंड INT, इसका रेंज होता है -32,768 से +32,767। ठीक है, और ये जो मेमोरी पे साइज लेता है वो क्या, 2 बाइट लेता है। और इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, निकालने या डालने वाला पात्र, वो %D होता है। ठीक है, यहाँ पे अनसाइंड का देखिए, इसका रेंज बदल गया है, 0 से 65,536। ठीक है,
और इसका जो साइज है वो भी क्या है, 2 बाइट है, और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, %u। जब मैं प्रोग्राम बनाऊंगा तो इसका यूज करूंगा, ठीक है, आप भी यूज करेंगे। अब देखिए लॉन्ग साइंड INT, ये क्या होता है, इसका मतलब देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसका रेंज देखिए यहाँ पे 21, 47, 48, 36 और सॉरी 48 है, राइट, माइनस में। और इसी रेंज में से सिर्फ एक कम कर देंगे, ठीक है, इसी रेंज में से माइनस वाले रेंज में से अगर एक कम कर देंगे तो सभी देखिए एक एक कम है, सिर्फ यहाँ पे 48 है तो यहाँ पे 47 है, ठीक है, और यहाँ पे 68 है तो यहाँ पे 67 है, और यहाँ पे 28 है तो यहाँ पे 27 है, एक कम है, ठीक है। इसी तरह से इसकी रेंज बनाई गई है। और इसका देखिए लॉन्ग साइंड INT का जो साइज है वो 4 बाइट है, और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, %LD है, ठीक है। इसी तरह से अलग अलग सभी का क्या है, रेंज है और साइज और फॉर्मेट स्पेसिफायर है, जो कि हम लोग यूज करेंगे। और इस रेंज के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, जैसे कि अगर हम साइंड INT बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि रेंज क्या होता है। अगर साइंड INT बनाते हैं तो मिनिमम वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, मिनिमम वैल्यू हम यही रख सकते हैं, सबसे मिनिमम यानी -32,768 रख सकते हैं, राइट। इसकी क्या होती है, लिमिटेशन होती है कि इससे नीचे वैल्यू, यानी कि हम अगर -32,769 रखना चाहें, 69 रखना चाहें, तो यहाँ पे नहीं रख पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सबसे जो मिनिमम रेंज है, यानी कि इसमें जब साइंड INT में जो सबसे छोटी वैल्यू रखी जाएगी वो क्या रखी जाएगी, 32,768 रखी जाएगी। और साइंड INT में सबसे बड़ी वैल्यू जो रखी जाएगी वो क्या रखी जाएगी, वो प्लस में +32,767 रखी जाएगी, यानी कि अब ये 32,768 यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि यह इसकी रेंज से एक अधिक हो गया, ठीक है। तो ये जो है मिनिमम और मैक्सिमम बताता है कि हम एक वेरिएबल में कितना कितना सबसे मिनिमम वैल्यू रख सकते हैं और सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं। ये कौन निर्धारित करता है, उस डेटा टाइप की रेंज, ठीक है। इसी तरह से ये भी होता है, सभी में डेटा टाइप की रेंज यही निर्धारित करती है, ठीक है। देखिए स्केप सीक्वेंस, ठीक है, स्केप सीक्वेंस या स्केप कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम कुछ चीज़ें जो होता है, स्केप सीक्वेंस का मतलब होता है कि या स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का मतलब यह है कि हम कुछ चीज़ें, ठीक है, सी लैंग्वेज में नॉर्मली नहीं लिख पाएंगे, जैसे कि हमें कामा लगाना हो या डबल कोर्स को रिप्रेजेंट करना हो, तो इस तरह से हम लोग नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि डबल कोर्स या सिंगल कोर्स का मतलब अलग हो जाता है। अगर हम जैसे कि यहाँ प्रोग्राम में देख लीजिए कि हमें अगर इंटर करना हो या दूसरी लाइन पे जाना हो तो हम उसमें इंटर का कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो ऐसे इंटर या हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, अथवा परसेंटेज लगाना हुआ, अथवा हमें डबल कोट्स लगाना हुआ या सिंगल कोट्स लगाना हुआ, तो इसके लिए हम लोग सी लैंग्वेज में स्केप कैरेक्टर आते हैं। जैसे में देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हमें सिंगल कोट्स लगाना हो तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, स्लैश सिंगल कोट्स लिखना पड़ेगा। अगर डबल कोट्स लगाना हो अपने प्रोग्राम में तो स्लैश डबल कोट्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमें न्यू लाइन करना हो, इंटर करना हो, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, /n, ठीक है। ये देखिए न्यू लाइन /n, यहाँ पे देखिए हम लोग एक प्रोग्राम बना के देखे थे, यहाँ पे एक चीज़ प्रिंट हो रही है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यू लर्न, सॉरी, इस लाइन में देखिए कह रहा है यू आर लर्निंग सी लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए हम यू आर लर्निंग सी लैंग्वेज लिख दिए, पढ़ लिए, लेकिन यहाँ पे कोई बिगिनर है तो यहाँ पे /n भी है, और यहाँ भी /n है, यहाँ भी /n है, यहाँ पे स्लैश सिंगल कोट्स है। तो इसका मतलब देखिए क्या आउटपुट आने वाला है, तो यहाँ पे यू है, ठीक है, और यहाँ पे /n है, तो /n का मतलब यहाँ पे क्या है, न्यू लाइन है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये /n से मुलाकात होते ही ये जो है यहाँ से है, यहाँ ARE है, यहाँ से लाइन कट होकर नीचे चली जाएगी, देखिए यू और आर नीचे आ गया, ठीक है। अगर /n नहीं लगाते हैं तो आर यहीं प्रिंट होने लगता है, यहाँ पे जस्ट यू के आगे, ठीक। फिर देखिए आर के बाद फिर एक /n है, ये इसके सीक्वेंस कैरेक्टर है /n, यहाँ पे /n का मतलब देखिए न्यू लाइन है। तो अब आर के बाद भी एक क्या हो जाएगा, एक इंटर हो जाएगा। इंटर होने का मतलब ये हुआ कि क्या हो जाएगा, नई लाइन में चली जाएगी, ठीक है। तो देखिए लर्निंग जो है न्यू लाइन में आ गई। अगर ये जो /n है नहीं लगा होता तो लर्निंग जो है यहाँ पे क्या होता है, आर के जस्ट आगे प्रिंट हो जाता है। फिर यहाँ देखिए लर्निंग के बाद /n है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, सी और लैंग्वेज क्या हो जाएगा, अलग लाइन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है, तो एक्चुअली यहाँ से हम हटा देते हैं इसको, ठीक। चलिए इसको हटा दिया। अब यहाँ पे देखिए स्लैश सिंगल कोट्स है, तो स्लैश सिंगल कोट्स का मतलब क्या होता है, सिंगल कोट्स, देखिए यहाँ पे सिंगल कोट्स प्रिंट हो गया। फिर यहाँ भी सिंगल कोट्स चाहिए सी के, तो सिंगल कोट्स मैंने प्रिंट कर दिया। सिंगल कोट्स को प्रिंट कराने के लिए स्लैश सिंगल कोट्स लगाया है, और फिर सी लैंग्वेज, ठीक है। तो इस तरह का आउटपुट लेने के लिए हमें इस तरह का कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल कर लेते हैं।
देखिए यहाँ पे हमारा टर्बो सी प्लस प्लस एडिटर है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नई फाइल बना लेते हैं और इसको हम लोग सेव कर देंगे। इसको हम लिख देते हैं escape डॉट सी, राइट। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे हैज इंक्लूड stdio.h हैज इंक्लूड conio डॉट एच void main। ये तो सही प्रोग्राम हमको लिखना होता है इतना, ठीक। चलिए कुछ स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर यूज करके देखते हैं। तो हमें क्या करेंगे, और सिर्फ हम लोग नॉर्मली प्रिंट करा देंगे। तो पहले हम CR लगा लेते हैं फंक्शन और प्रिंट ऑफ। हमें क्या लिखना है, यू आर लर्निंग सी लैंग्वेज, ठीक है। तो पहले हम लोग नॉर्मली लिख के देखते हैं, यू आर सी लैंग्वेज, ठीक है। और यहाँ पे सेमीकोन लगा दिए, गेट ch, ठीक। हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, बन गया। अब इसको रन कराने, सॉरी कंपाइल कराने के लिए सबसे पहले Alt F9 प्रेस करेंगे। देखिए हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है, और सॉरी कंपाइल हो गया है। और रन कराने के लिए कंट्रोल F9। अब देखिए हमारा आउटपुट क्या है, यू आर लर्निंग सी लैंग्वेज। तो देखिए अगर हमें एक लाइन में लिखना हो तो हम ऐसे लिख लेंगे, लेकिन हमें अलग अलग लाइन में लिखना हो, जैसे यू अलग लाइन पे पहले हो, फिर उसके नीचे आर हो, फिर उसके नीचे लर्निंग हो, और सी जो है सिंगल कोट्स के अंदर हो, ठीक है। तो ऐसा लिखने के लिए हमें एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, न्यू लाइन के लिए हम जस्ट यहाँ क्या करेंगे, स्लैश और फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे यन, ठीक है। और फिर यहाँ भी हम लोग लगा देंगे स्लैश एन, ठीक। ये यहाँ से अगर मान लीजिए कि ये देखिए यहाँ से एक लाइन मतलब कि इंटर हो जाएगा तो दूसरी लाइन में चली जाएगी, यहाँ भी दूसरी लाइन में चली जाएगी। और हम क्या चाहते हैं कि सी पे सिंगल कोट्स लग जाए, ठीक है। तो सी पे सिंगल कोट्स लगाएंगे, तो अगर हम ऐसे लगा देंगे ऐसे, ठीक है, इस टाइप से लगा के देखिए ये क्या हो जाए, ये जरूर एरर देगा, ठीक है, या वो प्रिंट नहीं होगा अगर ऐसे हम लगाते हैं सिर्फ नॉर्मली। तो देखिए रन करके देखते हैं, ठीक है। एक्चुअली में रन हो गया क्योंकि हम लोग सिर्फ सिंपल मैसेज प्रिंट करा रहे हैं। यहाँ पे देखिए डबल कोट्स लगा हुआ है। अगर इसको अगर अदर तरीके से यूज करना हो, जैसे कि किसी वेरिएबल में डालना हो, ठीक है, या वेरिएबल में डाल के हम लोग चाहते हैं कि उसको वेरिएबल में ही हम सी को यानी सॉरी सिंगल कोट सी को किसी कैरेक्टर वाले वेरिएबल में डाल के प्रिंट करा जाए, तो हमें स्लैश यानी का स्लैश सिंगल कोट्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ये कमेंट की यानी कि ये जो डबल कोट्स है इसलिए प्रिंट हो गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग स्केप सीक्वेंस यूज करेंगे इस तरह से, ठीक। और फिर हम रन कराते हैं, इसको सेव कर लेते हैं और रन करा देते हैं, ठीक है। आउटपुट भी कोई अंतर नहीं पड़ा, ठीक है। पहले जो आउटपुट था वही आउटपुट अब भी है रिफ्रेश करने के बाद भी, ठीक। तो इस तरह से बहुत सारे हैं स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर जो कि हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे। तो आपको स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर के बारे में तो पता चल ही गया होगा, कि एक आइडिया हो गया होगा कि स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर क्या होते हैं। वो एक स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जो स्पेशल टास्क करते हैं, ठीक है। जैसे कि स्लैशियन एक स्पेशल कैरेक्टर है, और इसका ये काम है कि ये इंटर करता है या न्यू लाइन स्टार्ट करता है, ठीक है। और स्लैश सिंगल कोट्स ये है कि यह सिंगल कोट्स लगाता है। तो अगर यहीं पे हम डबल कोट्स कर दें तो इसको डबल कोट्स करके देख लेते हैं एक बार, ठीक। और इसको सेव करते हैं, फिर इसको रन करते हैं, ठीक है। देखिए डबल कोट्स लग गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर यूज करके हम लोग अपने प्रोग्राम को या अपने आउटपुट को अच्छा और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं और समझने लायक बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम इसमें क्या करते हैं अभी, और भी मतलब प्रोग्राम बना लेते हैं। कुछ डेटा टाइप के बारे में पढ़े थे अभी लोग, तो उसमें भी प्रोग्राम बनाएंगे अभी। तो जैसे कि मैं प्रोग्राम एक बनाना चाहता हूँ यहीं पे, कि जो 2 नंबर को ऐड करता हो, ठीक है। तो इसको मैं कट कर दिया। तो 2 नंबर को ऐड करने का क्या मतलब है, कि 2 नंबर को ऐड करने का मतलब है कि मैं वेरिएबल बनाऊंगा और उसमें 2 नंबर रख के उसको ऐड कर दूंगा। तो ठीक है, तो चलते हैं वेरिएबल बना लेते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे लगाते हैं INT। देखिए INT क्या, INT डेटा टाइप है। मैं num1 और कामा num
2 2 वेरिएबल और उसका रिजल्ट सम 3 वेरिएबल, यानी कि ये क्या करेंगे, इसमें जो है पहला नंबर रहेगा, दूसरा नंबर इसमें रहेगा और उसका सम करके जो ऐड होगा इस सम में आएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे इनिशियलाइज कर देते हैं। इनिशियलाइज का मतलब होता है कि हम वेरिएबल में वैल्यू रखेंगे। तो मैथ में तो इसी तरह लिखते हैं, वेरिएबल किसी वेरिएबल में वैल्यू रखने के लिए तो हम सीधा सीधा असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे, यानी कि इक्वल और कोई वैल्यू रख देते हैं, जैसे कि 2 रख दिए इसमें, और इसमें क्या रख देते हैं, 3 रख देते हैं, और इन 2 और 3 का सम किस में चला जाएगा, इस सम वाले वेरिएबल में। ठीक, तो आइए हम लोग इसका लॉजिक लिख लेते हैं। लॉजिक क्या होता है, सम इक्वल टू, ठीक है, सम इक्वल नम 1 और प्लस नम 2, ठीक है, और प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट, यहाँ पे मैसेज देंगे सम इक्वल टू परसेंटेज ऑफ डी, सॉरी यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डी, और ये तरीका है, ठीक है, सम, राइट। अब ये देखिए यहाँ पे आप समझिए ये क्या है, यह मैसेज है, ठीक है, सम और इक्वल एक मैसेज की तरह प्रिंट हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ डी के बारे में अभी को बताया था कि ये क्या है, आईएनटी का फॉर्मेट स्पेसिफायर है। क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर अभी बताया था। और फॉर्मेट स्पेसिफायर का क्या मतलब होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर किसी वेरिएबल से वेरिएबल में वैल्यू रखने का कार्य करता है और प्लस उसमें से निकालने का भी कार्य करता है। ठीक है, लेकिन अगर देखिए यहाँ पे जो प्रिंटफ एक आउटपुट फंक्शन है, तो अगर प्रिंटफ के साथ लगा है तो इसका मतलब ये हुआ इसी चीज़ से हम किसी वेरिएबल में रखी हुई वैल्यू को निकालने का काम करेंगे। और अगर हम इस मतलब कि स्कैनफ के साथ एक फंक्शन है, इसको हम पढ़ेंगे अभी इसके जस्ट आगे ही पढ़ेंगे। तो अगर स्कैनफ एक इनपुट फंक्शन है, उसके साथ अगर ये लगा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि वह किसी वेरिएबल में वैल्यू डालने का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इस समय क्या करेगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रिंटफ फंक्शन के साथ जब लगा हुआ है, तो जब प्रिंटफ फंक्शन के साथ ये लगा हुआ है, प्रिंटफ एक आउटपुट फंक्शन है, तो यह क्या करेगा, सम में से रखी हुई वैल्यू को क्या कर देगा, निकाल के यहाँ पे रख देगा। ठीक, तो चलिए हम इस प्रोग्राम को क्या करते हैं, रन करा के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए CLR नहीं लगाया था, इसीलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले वाला आउटपुट भी आ रहा है और नया आउटपुट भी आ रहा है। तो इसको हम रिमूव करने के लिए हम लोग यहाँ फंक्शन लगा लेते हैं एक, डिक्लेरेशन के जस्ट बाद CLR। ठीक है, और इसको हम सेव कर दिए। अब हम क्या करेंगे, फिर रन कराएंगे तो पहले वाला आउटपुट हट गया होगा। और रुकिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम स्पेस देते हैं अच्छा लगने के लिए, यहाँ पे स्पेस दे दिए, फिर सेव किए और फिर रन कराएं। देखिए सम इक्वल टू 5 आ गया। 2 और 3 का सम क्या होता है, हमेशा 5 ही होता है। देखिए 5 आ गया। तो ये काम कैसे किया होगा, इस प्रोग्राम को अभी हम समझेंगे। पहले चलिए यहीं पे हम उस प्रोग्राम को फिर से लिख दे रहे हैं। ठीक, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हमने एक जो प्रोग्राम बना रखे थे उसको यहाँ लिख लिए हैं। ठीक है, और ये कैसे कार्य कर रहा है इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये देखिए, इस बगल में इसको देखिए, ये रैम है हमारी, राइट। क्या है, ये हमारी रैम है। और ये जो व्हाइट कलर के देख रहे हैं बॉक्सेस, ये उस रैम पे बने हुए ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक्स का मतलब ये है कि रैम छोटे छोटे ब्लॉक्स का कलेक्शन होता है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, हर ब्लॉक्स 1 बाइट लेता है और उसमें डेटा मतलब कि स्टोर रहता है या वैल्यू रहता है। आप इसको या तो ब्लॉक कहिए या एड्रेस कहिए या मेमोरी कहिए। ठीक है, बात एक ही है। तो ये हमारा रैम है और इस पे बने हुए ब्लॉक्स हैं। ठीक, हर ब्लॉक्स को 1 बाइट है, ये मान के हम चल रहे हैं। एक्चुअली में ब्लॉक्स की साइज निर्धारित होती है कंपाइलर के कार्य पे। तो C++ का या टर्बो C++ के कंपाइलर के हिसाब से मैं इस ब्लॉक को 1 बाइट मान रहा हूँ, राइट। चलिए ठीक है, इसको देखिए, इस प्रोग्राम को हम एनालिसिस करेंगे अब कैसे कार्य कर रहा है। ठीक है, ये INT है और यहाँ पे स्पेस है। तो आप तो इसे जानते हैं क्या, हैज इंक्लूड stdio.h और हैज इंक्लूड conio.h एक हेडर फाइल है जिसको लगाना तो जरूरी ही है। वाइड मेन के बारे में हम जान रहे हैं कि यह एक मेन फंक्शन है जहाँ से हमारा प्रोग्राम चलना स्टार्ट होता है, या यूँ कहिए कि हमारे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। ठीक है, ये जो है इसको ब्रैकेट है। इतना तो समझिए कि हर एक प्रोग्राम में नॉर्मली रहेगा। अब इसके अंदर की लॉजिक जो है आपके दिमाग से हमेशा चेंज होती रहती है, या आप अपने उस हिसाब से लिखते हैं। जो इतना फॉर्मेट है ये हैज इंक्लूड, या इसमें आप लगभग देखेंगे तो हर प्रोग्राम में इतना ये सेम रहेगा। लेकिन ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक मेन के अंदर की एरिया, इसी में हम लोग लॉजिक लिखते हैं। ठीक है, और यही हमारा समझिए प्रोग्राम है। अपने दिमाग से यहीं पे लॉजिक लिखते हैं और इसी चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे ये हम लोगों ने क्या किया है इस प्रोग्राम में। चलिए, तो INT आप
जानते हैं कि एक डेटा टाइप होता है, और मैं डेटा टाइप के बारे में आपको बताया हूँ कि यह क्या करता है, किसी वेरिएबल के प्रकार को निर्धारित करता है। ठीक है, डेटा टाइप के आगे जो num1 num2 और सम कामा करके जो वेरिएबल लिखे हुए हैं, यह किस प्रकार के बनेंगे वो कौन बताता है, ये आईएनटी डेटा टाइप। और आईएनटी का मतलब होता है इंटीजर, यानी कि यह जो वेरिएबल है, ये num1 num2 और सम, इसका प्रकार जो होगा क्या होगा, इंटीजर होगा। यानी कि सीधा भाषा में कहूँ तो यानी कि इस num1 num2 और सम वेरिएबल में सिर्फ हम इंटीजर वैल्यू रख पाएंगे। ठीक है, क्या रख पाएंगे, सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही रख पाएंगे। तो इस लाइन पे जब कंपाइलर आया होगा तो क्या किया होगा, ठीक। तो इस लाइन का मतलब ये है कि हमने कंपाइलर से रिक्वेस्ट करी है। ठीक है, हम लोग इस लाइन का लिखने का मतलब ये है कि एक प्रोग्रामर जो है कंपाइलर से ये कह रहा है कि कंपाइलर तुम रैम पे जाके 3 मेमोरी को रिजर्व करो, राइट, जिसका प्रकार क्या होना चाहिए, इंटीजर प्रकार का होना चाहिए, और उसका नाम क्या होना चाहिए, पहली में एक मेमोरी का नाम होना चाहिए num1, दूसरी मेमोरी का नाम होना चाहिए num2, और तीसरी मेमोरी का नाम होना चाहिए सम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो देखिए ये हमारा रैम है और ये ब्लॉक्स है 1 1 बाइट का। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब हम इंटीजर की बात करते हैं, राइट, क्या करते हैं, जब हम इंटीजर की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ इंटीजर की प्रॉपर्टी हो जाती है। जैसे कि जब इंटीजर की बात करेंगे तो उसकी साइज क्या हो जाएगी, राइट, साइज हम लोग अभी पढ़े थे उसमें प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंतर्गत, साइज उसकी 2 बाइट हो जाएगी। जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको पीछे दिखा दूं, ये देखिए, जब इंटीजर की बात करते हैं तब देखिए इंटीजर की बात हो रही है, तो इंटीजर की बात हो रही है तो उसकी साइज यानी ये बाइट, ठीक है, 2 बाइट हो जाएगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर डी हो जाएगा, और उसकी रेंज क्या हो जाएगी 32,768 से लेके -32,768 से लेके +32,767। तो ये बात जब जब भी आपके अगर आप इंटीजर की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंटीजर या साइन इंटीजर, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये बहुत ही यूजफुल है, जो कि छोटी छोटी बातें समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जब इंटीजर की बात होगी तो आपके दिमाग में उसका रेंज, उसकी साइज और उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होना चाहिए, तभी मैं जो बताऊंगा आपको समझ में आएगा। ठीक है, कुछ समय आप ये मान के चलिए कि ऐसा होता है, आपको खुद डाउट क्लियर हो जाएगा ये ऐसा क्यों होता है, मैं खुद इसको कवर कर लूंगा। ठीक है, तो पहले हम आईएनटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसकी रेंज, उसकी साइज और उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, इस प्रोग्राम को समझने के लिए। चलिए आते हैं इस पे। ठीक है, तो जब इंटीजर लिखा गया है तो हमारे कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाएगी। जैसे उसकी साइज क्या हो जाएगी, 2 बाइट हो जाएगी, बाइट हो जाएगी। ठीक है, रेंज क्या हो जाएगा, -32,000 से -32,768 टू +32,767। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर हम FS लिख देते हैं इसको शॉर्टकट में। फॉर्मेट स्पेसिफायर हो जाएगा %d, जिससे हम वैल्यू की किसी वेरिएबल वैल्यू रखने और निकालने का कार्य करते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, इतनी चीज़ें हैं, राइट। तो चलिए मान लीजिए कि ये इंटीजर की साइज क्या होती है, 2 बाइट होती है, लेकिन ये रैम पे एक ब्लॉक की साइज क्या है, 1 बाइट है। तो अगर इस मेमोरी को, कोई मेमोरी है जिसको जिसको हमें 2 बाइट बनाना है, तो हमें 2 मेमोरी को एक साथ जोड़ना पड़ेगा, राइट। जब एक मेमोरी यहाँ पे यानी एक ब्लॉक 1 बाइट का है और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि num1 बनाइए, वो भी इंटीजर प्रकार का, और हमें पता है कि इंटीजर हमेशा 2 बाइट लेता है। एक वेरिएबल बनाने का मतलब ये है कि हमें 2 बाइट की मेमोरी, खाली मेमोरी चाहिए रैम पे, राइट। तो हमारा कंपाइलर क्या करेगा कि 2 मेमोरी को एक ही साथ मर्ज कर देगा ऐसे, ठीक है, इसी तरह से मर्ज कर देगा, राइट। इस 2 मेमोरी को क्या कर देगा, मर्ज कर देगा, और इसका नाम क्या रख देगा। ठीक है, अब ये मान लीजिए कि पूरी मेमोरी इसको मैं यहाँ डिलीट कर दे रहा हूँ ऐसे, ठीक, डिलीट करके इसी को मैं बढ़ा दिया है यहाँ तक ऐसे, ठीक है, बढ़ा दिया। तो ये 2 मेमोरी को मिला के उसने एक मेमोरी बना दिया, और उसकी साइज क्या हो जाएगी, 2 बाइट हो जाएगी। तो उसका नाम क्या रख देगा, पहला नाम रख देगा num1, ठीक है, रख दिया। इसी तरह से कहीं भी ऐसा नहीं है कि वो सिक्वेंसली बनाएगा, वो कहीं बना सकता है, जहाँ भी स्पेस उसको मिलेगा। मान लीजिए कि हम ये कह रहे हैं कि इसको मैं क्या कर दूं कि ये मेमोरी एक मेमोरी खाली थी, 2 मेमोरी खाली थी, और ये मेमोरी जो है, ये मेमोरी खाली नहीं थी। ठीक है, ये मेमोरी किसी के द्वारा ऑक्युपाई की गई है या किसी के द्वारा कार्य में ली जा रही है। ठीक है, या हमारा कंप्यूटर इस मेमोरी को कोई कार्य कर रहा है, तो ये मेमोरी खाली नहीं है। मान लीजिए ये भी मेमोरी खाली नहीं है, यानी जिसको मैं ब्लैक कर रहा हूँ वो समझ जाइए कि वो किसी के द्वारा भरी हुई है, या आप वो उस पर कार्य कर रहा है। ठीक है, जो व्हाइट कलर की मेमोरी है वो खाली मेमोरी है इस समय। ठीक है, तो
कंपाइलर इन ब्लैक कलर की मेमोरी को छोड़ देगा क्योंकि ये किसी के द्वारा कार्य में ली जा रही हैं, ठीक है। अब जो व्हाइट कलर की मेमोरी है यानी जो खाली मेमोरी है उस पर कार्य करेगा, ठीक है। तो पहला कार्य क्या हुआ कि नम 1 बनाया गया और उसी के दौरान बनाने के दौरान ही मैंने ये भी कर दिया है यहाँ पे जिस इक्वल साइन लगा के कि इसमें तुरंत तुम 2 वैल्यू मतलब कि इक्वल टू 2 कर दो, यानी कि मेमोरी पे 2 रख दो, ठीक है। तो यानी कि इस मेमोरी का नाम हो गया num1 और उसकी वैल्यू क्या हो गई 2, ठीक है, राइट। यानी num1 को हम कॉल करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, राइट। आप समझ में आ रहा है। और चलिए फिर अब क्या करेगा कंपाइलर, दूसरी मेमोरी बनाएगा। तो दूसरी मेमोरी बनाने के लिए क्या करेगा, 2 बाइट की एक एक बाइट की 2 मेमोरी को एक ही मर्ज करके num2 बना देगा बिल्कुल सेम। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिलीट कर दे रहा हूँ और इसी को बढ़ाकर ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये मान लीजिए ये मेमोरी बढ़ चुकी है और यहाँ तक आ गई है, ठीक है। और इसका नाम क्या हो जाएगा num2 और इसमें क्या रख दिया जाएगा, तुरंत 3 रख दिया जाएगा, राइट। इसी तरह से देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे एक ही मेमोरी बची है ना, तो यहाँ नहीं बनेगी। जहाँ पे 2 मेमोरी कंटिन्यूअस बनेगी मिलेगी एक एक बाइट की वहीं पे बनाएगा। तो यहाँ कंटिन्यूअस मेमोरी मिल रही है एक एक बाइट की, तो यहाँ बना सकता है, या तो यहाँ बना सकता है, या यहाँ बना सकता है, या इधर कहीं बना सकता है, उसकी कोई मर्जी कहीं बना सकता है, ठीक है। तो चलिए मैं इन 2 मेमोरी पे वो कार्य कर दे रहा हूँ, बना दे रहा हूँ तीसरा वेरिएबल सम, राइट राइट। इसका नाम क्या रख देगा कंपाइलर, सम, ठीक। इसका नाम हो गया सम। और देखिए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कुछ वैल्यू रखी नहीं है, यानी कि देखिए जैसे मैं यहाँ पे num2 करके इक्वल साइन लगा के मैंने 3 रखा था, यहाँ पे 2 रखा था, लेकिन यहाँ मैं नहीं रखा हूँ, ठीक है। तो कंपाइलर क्या करेगा, यहाँ पे सिर्फ num नाम की मेमोरी बना देगा या रिजर्व कर देगा आपके प्रोग्राम के लिए, ठीक है। और इस पे कोई गार्बेज वैल्यू होगी, यानी कोई भी एक्चुअली में देखिए जो है ना ये रेंज इसकी क्या है -32,768 से 32,767 है। तो इसी बीच की कोई वैल्यू उठा के रख सकता है, उसे हम बोलेंगे गार्बेज वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि अगर कोई वैल्यू हम मतलब कोई मेमोरी इनिशियलाइज बनाते हैं, बनाने का मतलब डिक्लेयर होता है, बनाते हैं उसको इनिशियलाइज नहीं करते हैं यानी उसे वैल्यू नहीं रखते हैं, तो बाय डिफॉल्ट उसमें क्या रहता है, तो आपका आंसर होना चाहिए उसमें गार्बेज वैल्यू रहती है, ठीक है। गार्बेज का मतलब होता है कचरा, कोई वैल्यू रखती है उसके रेंज के अंतर्गत आने वाली, यानी इस रेंज में आने वाली, इंटीजर के रेंज में आने वाली कोई वैल्यू उठा के रख सकता है, ठीक है, जिसको आपको पता नहीं होगा, ठीक है। तो क्या है इसमें, इस मेमोरी का नाम सम हो गया और इसमें कोई गार्बेज वैल्यू होगी जिससे कोई मतलब नहीं हमें, ठीक है। अब आइए, इतना तो मेमोरी पे कार्य हुआ होगा, लेकिन जब सीआर के पास आएगा, इतना काम हो गया, सेमीकोलन मिल गया इसको, और सेमीकोलन का मतलब होता है एंड ऑफ लाइन, यानी कंपाइलर समझ गया कि अब इसके आगे कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो अब नेक्स्ट लाइन पे आया, कहाँ पे, CLR पे, ठीक है। यह एक फंक्शन है और इसका कार्य होता है कि प्रीवियस आउटपुट या कंसोल पे रखी हुई जो चीजें हैं या आउटपुट है उसको हमेशा रिफ्रेश करना या उसे क्लीन करना, राइट। और इसका जो हेडर फाइल होता है वो conio.h होता है, ठीक है। तो कंपाइलर यहाँ से आएगा, तो कंपाइलर को नहीं मालूम है कि CLR क्या करता है या क्या काम करता है, मतलब उसको क्या यूज है, राइट। तो यहाँ पे आएगा, तो CLR को जानने के लिए यहाँ से जंप करके कहाँ चला जाएगा, कोनियो वाले में चला जाएगा, कोनियो हेडर फाइल में, जहाँ जहाँ पे डेनिस रिची जी ने कुछ इसका डिफिनीशन लिख के पहले ही रख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ जाने के बाद इसका डिफिनीशन इसी हेडर फाइल में रखी हुई है conio.h में, ठीक है। तो उस डिफिनीशन को रन करेगा तो कंपाइलर को पता चल जाएगा कि हाँ CLR का क्या काम है। तो यहाँ पे अपना कार्य करेगा, यानी हमें पता है कि CLR का काम होता है स्क्रीन को क्लियर करना, तो स्क्रीन को यानी कंसोल को क्लियर करेगा और आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे num1 है, ठीक है, प्लस num2 है। तो ये बताइए num1 में क्या है, 2 है ना, यानी num1 हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे num1 का मतलब 2 है और num2 का क्या मतलब है 3 है, और प्लस साइन का मतलब क्या होता है ऐड करना या जोड़ना, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा इक्वेशन है एक, कि यहाँ पे num1 और num2 को जोड़ने का मतलब होता है कि हम मेमोरी से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस num1 मेमोरी पर रखी हुई वैल्यू को और इस num2 यानी इस num2 मेमोरी पर रखी हुई वैल्यू को ऐड करके सम में रख दो। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इसको क्या करते हैं, कोई हम टेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पे लिखने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, इसी को हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो ये रिप्लेस हो जाएगा ना, यहाँ पे num1 का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2, राइट, हो जाएगा ना, और num2 का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3। अब समझ में आ रहा है, यानी अब 2 और 3 को जोड़ के कहाँ रख दो, सम पे रख दो। तो ये बताइए 2 3 जोड़ के सम पे रखेंगे तो सम पे क्या जाएगा, 2 3 जोड़ने पे 5 आता है और 5 चला गया कहाँ पे, सम पे। तो अब सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब हम कहेंगे कि सम की वैल्यू हो गई है 5, राइट। अब यानी इस लाइन के एग्जीक्यूट होने के बाद सम की वैल्यू 5 हुई है और इसके पहले जब इस पे जो गार्बेज था वो रिप्लेस हो गया, ठीक है, वो हट गया। अब फाइनली वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन चल रहा है, और प्रिंटफ फंक्शन का मतलब ये है कि आउटपुट फंक्शन है जो कि मेमोरी पे रखी हुई वैल्यू को निकालने और प्रिंट करने का कार्य करता है, ठीक है, राइट। निकालने का कार्य तो परसेंटेज डी करेगा, लेकिन प्रिंट करने का काम प्रिंटफ करेगा, ठीक है। यानी कि हम जानते हैं कि प्रिंटफ के अंदर जो चीजें लिख दी जाती है वो सिर्फ प्रिंट होती हैं, राइट। तो
यहाँ पे आएगा जब कंपाइलर, तो प्रिंटफ को तो जानता नहीं है, तो प्रिंटफ फंक्शन को समझने के लिए यहाँ से जंप करके कहाँ चला जाएगा, conio.h में चला जाएगा, जहाँ पे इस प्रिंटफ फंक्शन की डेफिनेशन ऑलरेडी लिखी हुई है। तो वहाँ पे इस डेफिनेशन को एग्जीक्यूट करेगा कंपाइलर और समझ जाएगा कि प्रिंटफ क्या करता है, राइट, प्रिंटफ का क्या कार्य है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि प्रिंटफ प्रिंट करने का कार्य करता है कोई भी स्टेटमेंट। तो देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट होता है, यहाँ वैल्यू प्रिंट होती है। तो वैल्यू प्रिंट करने का तरीका देख लीजिए थोड़ा सा कैसे रहेगा, इसको आपको समझ लेना है। ठीक है, जो चीज़ें डबल कोट्स में है वो चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी, यानी कि ये तो एक स्पेशल कैरेक्टर है, तो ये प्रिंट नहीं होगा, इसका कार्य जो है वो कुछ अलग है। तो ठीक है, चलिए पहले सम क्या है, सम हमारे द्वारा बनाया गया है। तो पहले क्या करेगा, यहाँ पे सम को यहाँ पे आउटपुट के तौर पे आपको ऐसे लिखेगा सम, ऐसे। ठीक है, एक स्पेस यहाँ दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे एक्चुअली में अपने आप कैपिटल हो जा रहा है, लेकिन कैपिटल नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है, सम, एक स्पेस यहाँ है यहाँ पे, तो यहाँ भी एक स्पेस होगा, सॉरी यहाँ भी एक स्पेस होगा, स्पेस हो गया। उसके बाद इक्वल साइन प्रिंट होगा, फिर एक स्पेस होगा। अब ये प्रिंट नहीं होगा, राइट, जब ये प्रिंट नहीं होगा, ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि इस फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और हम फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में जानते हैं कि यह एक ऐसा तरीका है या ऐसा पात्र कह लीजिए जो कि वेरिएबल में से वैल्यू को निकालने और डालने का कार्य करता है। ठीक है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर मिलते ही यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे जो वेरिएबल है, ये वाला वेरिएबल देख लीजिए, ये इसी वेरिएबल में से जो वैल्यू है वही निकाल कर यहीं रख दिया जाएगा। यानी कि अगर मैं थोड़ा सा आगे जाके इसको एग्जीक्यूट कराऊं या मैं कहूं कि क्या हुआ होगा, तो इस लाइन को एग्जीक्यूट होने पर इतना तो प्रिंट हो गया, लेकिन इससे मिलने के बाद यहाँ पे जब सोचिए कि फॉर्मेट स्पेसिफायर इन परसेंटेज ऑफ डी यहाँ से वैल्यू निकाल के यहाँ रख दिया होगा, तो क्या यहाँ आया होगा, सोचिए। सम में क्या है, 5 है ना, तो यहाँ पे तो 5 आ गया होगा ना, और ये सब हट गया होगा ऐसे। ठीक है, वो हट गया। तो अब बताइए, अब आपको समझ आ रहा है क्या प्रिंट होगा। बस अब सिंपल स्टेटमेंट जैसा दिख रहा है कि नहीं, अब बस अब यही आपका आउटपुट हो जाएगा। और तब तक ये गेट सी से मुलाकात होगी, और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्क्रीन होल्ड रहेगी, और वहाँ से सीधे प्रोग्राम से आप बाहर निकल जाएंगे। तब तक आपका आउटपुट यहाँ आ चुका होगा, राइट। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे, ठीक है, कि ये कैसे कार्य कर रहा है, राइट। इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ें देखिए प्रैक्टिकल से आती हैं, राइट। आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तभी आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। ये मैथ और प्रोग्रामिंग बिल्कुल दोनों सेम तरह की होती हैं। आप जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतना ही आएंगी, और अगर नहीं करेंगे तो नहीं आएंगी। ठीक है, तो प्रैक्टिकल इसमें बहुत जरूरी है, और मैं बिल्कुल डीपली समझाया हूँ कैसे कार्य कर रहा है। आपको प्रोग्राम रटना नहीं है, प्रोग्राम समझना है, ठीक है। वरना ये तो 2 नंबर का प्रोग्राम रट के आप लगा ही सकते हैं। तो प्रोग्राम अगर अच्छा प्रोग्राम बनना है तो आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना होगा, और मैं यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट ही समझाऊंगा। ठीक है, एक छोटा प्रोग्राम लेके कॉन्सेप्ट ही समझाऊंगा, और थ्योरी तो पढ़ाता ही रहूँगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आप इस प्रोग्राम को फिर से आप करिएगा, और आपका टास्क ये रहेगा कि अभी मैंने यहाँ क्या किया है, सिर्फ एडिशन किया है। आपको यहाँ पे क्या करना है, या आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इन्हीं का सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, 3 चीज़ें आपको करना है। ये आपका होमवर्क रहेगा। आप इन्हीं दोनों नंबर्स पे ये चीज़ें आप परफॉर्म करिएगा। पहले आपको इसी चीज़, पहले तो आप हमारी ये चीज़ दोबारा करिए, ठीक है, उसके बाद ये चीज़ें करिए अगर आप बिगिनर हैं तो। ठीक है, तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डायनेमिक बनाएंगे, अभी ये स्टैटिक है। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।